हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत हो रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, इसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आप लोग करंट अफेयर्स के लिए बोल रहे थे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट किया हूँ आप लोगों के लिए। ये अगस्त 2023 की सिनॉप्सिस है करंट अफेयर्स की। RO का पेपर जो है आप लोगों का 11 फरवरी को है शायद, है ना? 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी से पहले अगस्त का तो ये प्रिपेयर हो ही चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों का ठीक से प्रिपेयर करा दूंगा। अगस्त की प्रिपेयर हो चुकी है, सितंबर अक्टूबर की ये अभी प्रोसेस में है, मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। और ये सारे वीडियो आपको वीकली बेसिस में मिल पाएंगे, ठीक है? क्योंकि समय थोड़ा लगता है लिखने में, तो ये हर वीक में आपको मिल जाएगा। और मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। PDF से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वीडियो से बस थोड़ा हेल्प इतना हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर दूंगा, तो याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट लगे उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं फिर। ये UPPCS 2024 के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है? क्योंकि ये उसी स्तर पे बनाई गई है। और घटना चक्र का दरअसल ये मटेरियल है, मंथली बेसिस पे जो क्रॉनिकल आती है और घटना चक्र वालों की जो आती है मंथली बेसिस पे, उसी का ये कंटेंट है। और ये जो सिनॉप्सिस मैं प्रिपेयर करता हूँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, उन्हीं को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? तो इनको कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो देखो रैंकिंग पूछता है, तो ये तो बहुत बेसिक होता है, मतलब रैंकिंग के बारे में तो ठीक है पूछा ही जाता है। बाकी चीज़ें भी याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि PCS तो यार कुछ भी पूछ लेता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा अगर इस टॉपिक से, तो वो रैंक के अलावा कुछ और भी पैरामीटर आपसे पूछ सकता है, ठीक है? इस सूचकांक को प्रिपेयर कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है? AIP बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। इसी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। 3 डोमेन्स पर ये सूचकांक बनाया जाता है। ये 3 डोमेन्स जो हैं इनको देखना जरूरी है। देखिए ये तो बहुत मतलब बेसिक भी है, आपसे पूछा भी जाए कि भाई आप शांति कैसे लाएंगे, ठीक है, किसी भी रीजन में, तो आप इसको बोल भी सकते हैं ना। तो उस पर्पज से भी इसको ध्यान रखिए। सोसाइटी में ये सेफ्टी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है? एक पैरामीटर यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का ये लिए हैं। और तीसरा पैरामीटर है यहाँ पे सैन्यीकरण का स्तर कैसा है किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में। तो ये 3 पैरामीटर से इस इंडेक्स को बनाया जाता है, इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था UPPCS ने कॉन्टिनेंट वाइज कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा शांति रहती है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हों, तो यहाँ पे देखिए इस बार की जो रिपोर्ट है इस इंडेक्स में बताया है मोस्ट पीसफुल रीजन जो है वो यूरोप का है, ठीक है? सर्वाधिक इंप्रूवमेंट बुरुंडी कंट्री का हुआ है, और सर्वाधिक गिरावट जो हुई है वो यूक्रेन कंट्री में हुई है। यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट आप लोग जान ही रहे हैं, उसके चलते ये डेटा इनका नेगेटिव आया है। तो ये साथ में याद रखें, ठीक? बाकी देखें और भी सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश ये हमेशा यही रहता है, आइसलैंड ही रहता है। और सर्वाधिक अशांत देश जो है वो अफगानिस्तान है, ठीक है? ये 8-10 फैक्ट हैं इस क्वेश्चन में। बाकी इंडिया की रैंक है 126। अगर ये पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ये इंडेक्स में रैंकिंग बहुत कम पूछ रहा है PCS, फिर भी याद तो रखना ही है, क्योंकि ठिकाना तो है नहीं कुछ PCS का, वो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ भी सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखिए 2024। ये जो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग होती है ये तमाम संस्थाओं के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है? तो साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि ये किस संस्था के द्वारा पब्लिश की गई है। तो ये QS जो है ये भी ध्यान रखना है, ये QS की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक? अभी इंडिया रैंकिंग भी आप पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरी संस्था भी है, उसकी भी रैंकिंग पढ़ेंगे, तो बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं याद करने के लिए। QS के अनुसार जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो MIT है USA की, दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज है ये UK की, और थर्ड जो यूनिवर्सिटी है टॉप ये है ऑक्सफोर्ड, ठीक? पहला फैक्ट याद रखें, ठीक है? अब देखिए भारत की स्थिति देखिए, इस QS रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया के बारे में। IIT बॉम्बे पहला स्थान पर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, IISc से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप इंडिया रैंकिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेटा बदल जाएगा, वहाँ पे IIT मद्रास आ जाएगा, और किसी कैटेगरी में IISc भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये है इसी PDF में भी ये टॉपिक कवर किया गया है, इंडिया रैंकिंग, तो ये भी देख लेंगे। QS के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है या फिर टॉप कॉलेज है ये IIT बॉम्बे है, दूसरा स्थान दिल्ली का है, दूसरा स्थान IIT दिल्ली का है, और तीसरा स्थान IISc बेंगलोर का है, ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ठीक है? खासतौर से MTech और PhD के लिए परस्यू करते हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स गए हैं यहाँ पे, PhD परस्यू किए हैं। बेसिकली IISc जाना जाता है रिसर्च के लिए, ठीक है? R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। चलिए IISc के बारे में एक फैक्ट और याद रखें। अगर एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछा जाए, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसका है, तब IISc बेंगलोर आपको लगाना है।
ये पब्लिश कौन करता है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये पूछा किस संस्था के द्वारा गया है, कि यूएस का पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन का पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए देखें तीसरा टॉपिक यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। देखें कौन सा शहर बहुत महंगा है रहने के लिए, कौन सा सस्ता है। ठीक, जारी करने वाली संस्था है मर्सर। ये लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खैर ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ठीक है। बे सिटी जो है न्यूयॉर्क है, ये रैंकिंग बनती है। ये बे सिटी का मतलब है कि मतलब जो कंपेयर किया जाता है बाकी शहरों का वो न्यूयॉर्क से ही किया जाता है। ठीक, चलिए मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी जो है, सबसे महंगी जो सिटी है वो है हांगकॉन्ग। और भारत की अगर बात करें तो भारत में मुंबई है सबसे महंगा शहर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितने फैक्ट पढ़े आपने? बे सिटी न्यूयॉर्क पढ़ लिया, सबसे महंगी सिटी हांगकॉन्ग पढ़ लिया, भारत की स्थिति में आपने मुंबई को सबसे एक्सपेंसिव सिटी पढ़ लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है श्रेयस योजना। श्रेयस योजना ये इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम। की पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे? यंग है, की पॉइंट्स हायर एजुकेशन है, की पॉइंट्स स्कॉलरशिप है। यानी यह एक छात्रवृत्ति योजना है। किसके लिए है? ओबीसी और ईबीसी के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के जो यूथ हैं उनके लिए फेलोशिप प्रोग्राम है। एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है इस स्कीम के तहत ओबीसी स्टूडेंट को और ईबीसी स्टूडेंट्स को। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए सभी के लिए है तो गलत कर देना, स्टेटमेंट में तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है ना। चलिए कम से कम एस से स्कॉलरशिप याद रखेंगे तो कुछ कुछ तो लगा ही लेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक दास्ता सूचकांक यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। स्लेवरी दास्ता का यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी? दास्ता के तो तमाम रूप होते हैं, है ना। शोषण की तमाम स्थितियाँ होती हैं जिसमें से एक स्थिति फोर्स लेबर की होती है, दूसरी स्थिति ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हो सकती है, तीसरी स्थिति है जबरन विवाह फोर्स मैरिज की हो सकती है। इसी तरीके से और भी तमाम स्थितियाँ होती हैं जो शोषण वाली होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को बनाया जाता है और अपना जो अनुमान होता है किसी भी संस्था का वो यहाँ पे पेश किया जाता है। देखिए यहाँ पे दास्ता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या अगर पूछे तो ठीक है, वो तो आप लगा ही लोगे, कॉमन सेंस ही बात है। भारत में सबसे ज़्यादा संख्या के अकॉर्डिंग रहेगा ये डेटा भारत के पास। ठीक है, संख्या में सबसे ज़्यादा ये जो दास्ता की स्थिति में रहने वाले लोग हैं वो भारत में लगभग 11 मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन से लाख बनाना होता है तो एक जीरो जोड़ दिया करो तो 110 लाख हो गया। ठीक है, करोड़ अगर बनाना है तो 10 से भाग कर दिया करो तो 1.1 करोड़ हो गया। तो आप चाहे करोड़ का डेटा याद रख लो चाहे लाख का डेटा याद रख लो, करोड़ का आसान होता है तो याद रख लो 1.1 करोड़, लगभग 1 करोड़ याद रखें कि लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दास्ता में निवास करते हैं। चीन का दूसरा स्थान है, ठीक है, 5.5 मिलियन यानी 55 लाख, काफ़ी कम है, लगभग आधा ही है, लगभग क्या पूरा ही आधा है। चलिए तो ये तो देखो संख्या के हिसाब से हो गया। अगर पर 1000 पॉपुलेशन में पूछा जाए, ठीक है, प्रति 1000 में पूछा जाए तब यहाँ पे डेटा बदल जाता है। तब आपको उत्तर कोरिया याद रखना है। सबसे ज़्यादा स्लेवरी पर 1000 यहाँ पे कहाँ पे है? उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, रहेगा याद। चलिए देखें यहाँ पे निर्यात तैयारी सूचकांक, ये क्या है? निर्यात की तैयारी का सूचकांक है। मतलब किस स्टेट का, चूँकि नीति कमीशन बना रहा है तो नीति कमीशन तो हमारे स्टेट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करेगा ना, तो स्टेट्स का ये डेटा है। तो किस स्टेट का यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस जो है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिसकी जैसी है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन ज़्यादा प्रिपेयर्ड है एक्सपोर्ट के लिए, कौन कम प्रिपेयर्ड है, कहाँ पे कैसी तैयारी है, ये देखना इंपॉर्टेंट ये सूचकांक है। ठीक है, ध्यान रखना। डेटा ये 2022 का है लेकिन इसको पब्लिश किया गया है जुलाई 2023 में। इंग्लिश में क्या लिखा है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया होगा। ठीक है, देखिए इसका एम क्या होगा? एम बहुत आसान है, देश के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में यहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में यहाँ पे डेवलप करना है, निर्यात की तैयारियों का आकलन करना है। चलिए 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? देखिए हर स्टेट की यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है ना। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कोस्ट पे हैं, कुछ लैंड लॉक्ड हैं, भूभाबद्ध हैं, कुछ यहाँ पे ऊंचाई पे हैं, है ना, कुछ यूटीज़ हैं, छोटे स्टेट्स हैं। तो कोस्टल में पूछा जाए तो तुरंत माइंड में आ जाएगा, कर्नाटक की बात हो रही होगी, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, है ना, गोवा की, केरल की, है ना, ये सब स्टेट्स आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह। तो सबसे बढ़िया एक्सपोर्ट का जो डेटा है, सबसे अच्छी जो तैयारी है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है तमिलनाडु की। लेकिन ये भी ध्यान रखना कोस्टल रीजन की बात हो रही है। ठीक है, कोस्टल स्टेट के बारे में पूछा जाए, अब वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कोस्ट का पूछा है या फिर लैंड लॉक्ड पूछा है या फिर हिमालय पूछा है या फिर छोटे स्टेट से या फिर यूटी पूछा है। तो कोस्टल में तमिलनाडु का पहला स्थान है। पहला याद रखें, दूसरा मुश्किल है याद रखवाना। अभी पढ़ लोगे बोला जाओगे, बार बार पढ़ोगे, पीडीएफ दे दूंगा, बार बार याद, इसको पढ़ते रहोगे तो जरूर याद रह जाएगा। लैंड लॉक्ड में देखो पहला स्थान है हरियाणा का, ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोस्टल से। लैंड लॉक्ड में
पहला स्थान है हरियाणा का। दूसरा स्थान ये तो याद रखना ही है क्योंकि यूपी का डेटा है, तो इस पर 3 स्टार मार्क कर लीजिए। यूपी का स्थान है तीसरा लैंड लॉक्ड कंट्री में। किसमें? ये है निर्यात की तैयारी वाला जो सूचकांक है। हिमालय में किसमें? यहाँ पे स्थान पहला है उत्तराखंड का है। हिमालयी स्टेट्स जो है उत्तराखंड का पहला स्थान है। यूटीज़ या फिर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे गोवा का पहला स्थान है। रहेगा याद, रखना तो पड़ेगा, है ना। देखिए अगर समग्र रैंकिंग पूछे यूपी की, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर कैटेगरी वाइज नहीं पूछे तो फिर यूपी का ही पूछेगा जहाँ तक है। समग्र रैंकिंग जो है उत्तर प्रदेश की वो 7वीं है सारे स्टेट्स में, सारे स्टेट्स को मिला के। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स भी लिखा रहता हूँ, मतलब टॉपिक के अलावा, तो इनको भी देख लीजिए। शीर्ष निर्यातक जिला जो है सभी वस्तुओं को अगर काउंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है जामनगर से, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद फिर सूरत का स्थान आता है, फिर मुंबई का स्थान आ जाता है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है, किसका डेटा आया है सामने रिपोर्ट में? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का तो अभी आपने देखा कोस्टल कैटेगरी में तमिलनाडु वैसे भी है ना। और पर्टिकुलर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा है, तो भी आप तमिलनाडु लगा देना। क्लियर है? देखें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। देखिए ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन क्या है? द ग्लोबल 2000 सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी है? 2000 सूची जो है, ग्लोबल 2000 सूची है किसकी? ये कंपनियों की सूची है, ठीक है। और इसमें पहला स्थान है JP मॉर्गन बैंक का, जो कि USA का बैंक है, पहला स्थान है इसका। अंबानी साहब की जो कंपनी है रिलायंस, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका स्थान है 45। देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च के बारे में। क्या है यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किन फसलों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया, जैविक प्रमाण पत्र दिया गया? ऑप्शन में मिल जाएगा आपको अराकू कॉफ़ी, अराकू मिर्च। अराकू के नाम से आपको घाटी भी याद आ रही होगी, है ना, अराकू घाटी। कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है PCS में, तो अभी देख लेंगे ये कहाँ पे है। अराकू घाटी जो है वो फेमस ही है कॉफ़ी के लिए, ठीक है। ये जैविक प्रमाण पत्र दिया जाता है एपेडा के द्वारा, ठीक है, एपेडा के द्वारा। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है। GI टैग के बारे में क्या पढ़ते हो? GI टैग देता कौन है? रजिस्ट्री देती है ना। रजिस्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में है, पहले पढ़ा के रखे हैं कई बार। और इसी से संबंधित एक एक्ट भी है ना, GI रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट 99, है ना, 1999। तो ये 2 फैक्ट याद रखें, रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है चेन्नई में जो है, और एक्ट जो है ये 1999 का है, ठीक है। ये एपेडा है क्या? ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। चलिए अराकू घाटी के बारे में क्या है यहाँ पे फैक्ट? अराकू घाटी जो है ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। फेमस किस लिए है? ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। और कॉफ़ी के लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है? सॉइल पढ़ते हैं हम लोग लेटराइट। लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, टेस्ट सीरीज में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ें। देखें दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023। देखें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है वो है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, पहला स्थान इसका है। दूसरा स्थान है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कभी इसका पहला स्थान रहता था, है ना, ठीक है। भारत की अगर बात करें तो भारत में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका पहला स्थान भारत में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सागर संपर्क। इसके तो नाम से ही आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। सागर संपर्क क्या है? ये डिजिटल परिवर्तन के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र में। कुल मिला के यहाँ पे ये नेविगेशन के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। एक प्रिसाइज नेविगेशन मिल सके, सुरक्षित और सटीक नेविगेशन मिल सके, पोजीशनिंग डेटा की सटीकता मिल सके, इन सब चीज़ों के लिए। तो बस इसका पर्पज़ याद रखना है किस पर्पज़ से है। देखें यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो INS पूछा जाता है ना, इंडियन नवल शिप जो हैं, खासतौर से पनडुब्बियों के बारे में आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे हम लोग कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट 75 याद आ रहा है? प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? सबमरीन, और इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई हैं, है ना, सभी की चर्चा हो चुकी है कई बार। ये दूसरी श्रेणी है खुखरी श्रेणी। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है 4 का डेटा। 4 युद्धपोत इस श्रेणी के अंतर्गत बनाए गए हैं, छोटे युद्धपोत हैं, खासतौर से ये गश्ती के पर्पज से या फिर तेज हमलों जैसी गतिविधियाँ अगर एक्टिव हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। ये जो 4 युद्धपोत इनका नाम देख लीजिए। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक जो नवल शिप है, एक युद्धपोत दिया है हम लोगों ने एक देश को गिफ्ट में, ठीक है, भारत सरकार ने दिया है वियतनाम को उपहार में दिया, INS कृपाण को। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया नया बना और गिफ्ट कर दिया, सर्विस लेने के बाद गिफ्ट किया, ठीक है। मतलब 32 साल ये सर्विस में रह चुका था, उसके बाद इसको गिफ्ट किया गया। पहला युद्धपोत तो इसी के नाम से INS खुखरी, ठीक है, जो अब सर्विस में नहीं है, सेवा मुक्त हो चुका है। INS कुठार ये अभी सर्विस में है। तीसरा INS है INS कृपाण, इसको वियतनाम को गिफ्ट कर दिया गया। और चौथा युद्धपोत है INS खंजर, ये सर्विस में है अभी। तो अभी सर्विस में कौन कौन से हैं? INS कुठार और INS खंजर, ठीक। तो ये 4 याद रखना,
खुखरी श्रेणी के जो युद्धपोत है। और प्रोजेक्ट 75 तो जान ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कौन सा देश अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त किया गया। ये 2023 का डेटा है, जुलाई 2023 का। ये मलेरिया मुक्त का जो सर्टिफिकेशन देता है कौन देता है, WHO देता है, ठीक है। और ये जो कंट्री है ये है बेलीज, ठीक है। बेलीज को अभी मलेरिया मुक्त किया गया WHO के द्वारा। इससे पहले जो डेटा था हम लोगों के पास अजरबैजान का और तजिकिस्तान का, ठीक है। ये मार्च 2023 की बात है और बेलीज का ये जो डेटा है ये जुलाई 2023 का है। चलिए, तो ये बेलीज याद रखना। मलेरिया के बारे में कुछ आइए यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ लेते हैं। मलेरिया होता कैसे, ये बैक्टीरियल रोग है या फिर ये वायरल रोग है या फिर पैरासाइट से होता है, परजीवी है, ये पैरासाइट से होता है, ठीक है। बैक्टर कौन है, बैक्टर मच्छर होता है, एनाफ्लीज मादा मच्छर। ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इनकी 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इन 5 प्रजातियों में सबसे डेंजरस है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। इनको तो पढ़ते रहते हो अक्सर, है ना। यही सबसे खतरनाक है, मलेरिया से होता ही है। चलिए चलिए बताइए यहाँ पे विश्व मलेरिया दिवस कब होता है, 25 अप्रैल। ये भी सब काम आते हैं, 4 ऑप्शन बनाता है ना, चारों के सामने डेट रहती है तो मैचिंग कराना पड़ता है। तो सब याद रखिए, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। थीम क्या है इस बार की, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, ठीक है। थीम भी याद रखनी है साथ में, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। आइए आगे पढ़ते हैं थोड़ा अग्नि प्राइम के बारे में। अग्नि तो हम लोग मिसाइल्स पढ़ते हैं ना, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 5 तक पढ़े हैं, ठीक है। एक और पढ़ ले रहे अग्नि प्राइम, इसको अग्नि पी भी बोलते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या है। अग्नि के बारे में जो बेसिक फैक्ट है वो क्या है, ये ICBM टाइप की ये मिसाइल है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन्हें बोलते हैं। बैलिस्टिक इनका पाथ होता है, बैलिस्टिक समझते हैं ना, इस तरीके से मतलब इनका पाथ होता है, ट्रैवल पाथ जो होता है, यहाँ से फायर की गई और इस तरीके से ये अटैक करती हैं। तो एक सतह ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई, इसलिए इनको सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोला जाता है, ठीक है। सतह से सतह मिसाइल इनको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। अग्नि 1 की रेंज अक्सर पूछा जाता है, बट ये बहुत बेसिक हो गया। अब जो नंबर लिखा है ना वही लगभग उसी की रेंज है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अग्नि 1 की रेंज लगभग 1000 याद रखें, ठीक है, 700 से 1250। अग्नि 2 की रेंज 2000 हो जाएगी, ठीक है। अग्नि 3 की रेंज 3000 हो जाएगी। अग्नि 4 की 4000, अग्नि 5 की 5000। इसको एक्सटेंड भी किया गया है 8000 से 10000 तक। अब चूंकि इतनी लंबी दूरी तक ये ट्रैवल कर लेती हैं ना, तो इसमें तो कॉन्टिनेंट ही चेंज हो जाता है इतनी दूरी में, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखें अग्नि प्राइम ये कौन सा वर्जन है, ये अग्नि 6 नहीं है, ठीक है, ना ही इसकी रेंज 6000 है। पहली बात तो ये याद रखना है, इसकी रेंज 1000 से 2000 है। रेंज पूछा जा सकता है। ये एडवांस मिसाइल हैं, ठीक है, एडवांस मिसाइल हैं, लॉन्च फ्रॉम, इनकी जो खासियत है वो क्या है, इनको रोड से लॉन्च कर सकते हैं, इनको रेलवे प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि साइज छोटा है तो आप कहीं से भी दाग दीजिए। लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वही है जो बाकी वर्जन में, बाकी वेरिएंट में है, ठीक है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 वाले में। तो टेक्नोलॉजी वही है, बस इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया, पोर्टेबल बना दिया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आ रहा है, इसकी रेंज आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है चर्चित व्यक्ति। देखते हैं एक एक करके देखते हैं। देखिए पहले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, एडगर्स रिंकेविक्स। इनके बारे में क्या खास है, ये लाटविया के पहले प्रेसिडेंट बने हैं जो समलैंगिक हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। NGT के यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इनके कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है शिव कुमार सिंह को, ठीक है। ये जस्टिस हैं, पूर्व जस्टिस हैं शिव कुमार सिंह। इनको तो जान ही रहे होगे, भूपेन हजारिका जी को हम लोग जानते हैं, ये बहुत बड़े गायक थे, ठीक है, असम के महान गायक। ये इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी सिस्टर भी हैं, ये भी इसी फील्ड में हैं, ये भी गायिका थी, ठीक है, सुदक्षिणा शर्मा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इसके चलते ये न्यूज में थी, तो इनका भी नाम याद रखना। ये असम की गायिका है, ठीक। जैसे फील्ड पूछ लेता है ना कि अभी हाल ही में सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो 4 ऑप्शन बना देता है, तो उसमें ध्यान रखना ये गायिका है। गायिका करके इनका नाम पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे हसमुख अधिया। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आते हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे ऐड किया है। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है हसमुख अधिया। गिफ्ट सिटी के बारे में तो क्वेश्चन पूछा भी गया, 1-2 बार PCS ने पूछा है। कहाँ पे है ये, गांधीनगर में, गुजरात में, क्लियर है। गीतांजलि अय्यर जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये दूरदर्शन की प्रमुख न्यूज एंकर थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, गीतांजलि अय्यर। ये हैं स्वामीनाथन जे, सुईनाथन है या फिर ये स्वामीनाथन है, थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेना। ये घटना चक्र में इसमें सुईनाथन लिखा था, खैर जो भी हो वो आप कर लेंगे। ये डिप्टी गवर्नर RBI के नियुक्त किए गए हैं स्वामीनाथन जे। तुषार मेहता, ये भारत के सॉलिसिटर जनरल, इनको रीअपॉइंट किया गया है। सॉलिसिटर जनरल बहुत कम है वैसे, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि खास तौर से यहाँ पे AGI के बारे में पूछा जाता है। AGI के बारे में हम लोग जानते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके 2 असिस्टेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। किस आर्टिकल में है जल्दी से बताइए, आर्टिकल 76, ठीक है।
आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक चुना गया है पी वासुदेवन को। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्ति थे। ठीक है, बाकी पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। इमेजेस वगैरह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग चर्चित स्थल का। पहला गांव आपको याद रखना है बांसी बोरसी गांव। ये गुजरात का गांव है और इसकी खास बात क्या है, चर्चा में क्यों था, पीएम मित्र पार्क जो होते हैं इनको तो जान रहे होगे ना। मित्र पार्क ये किससे संबंधित है, ये टेक्सटाइल से संबंधित है। ठीक है, कपड़ा उद्योग से। ये पहले हम लोग काफ़ी कवर किए हैं इसको अच्छे से। पीएम मित्र पार्क जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इस तरह के जो पार्क हैं वो इस गांव में बनाए जाएंगे। एक पार्क बनाने के लिए यहाँ पे हस्ताक्षर हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे हस्ताक्षरित हुए। बांसी बोरसी गाँव, नाइजीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण यहाँ पे इमरजेंसी की घोषणा हुई है, आपातकाल की घोषणा हुई है। तो देश पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा खाद्य पदार्थों की कमी के कारण या फिर बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है। नाइजीरिया लगा देना। कुआलालंपुर जान रहे हैं, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की सिटी है। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है एचएएल का रीजनल ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट अगेन वेद वन पार्क, वेदास जो है वेद वन पार्क, वैदिक थीम वाले जो पार्क हैं, नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में ग्रेटर नोएडा मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, नोएडा ही आपको लगाना है, वेद वन पार्क। श्रीनगर किस लिए चर्चा में था, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बलिदान स्तंभ का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, श्रीनगर आपको लगाना है। न्यूजीलैंड, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ये फैक्ट पुराना है लेकिन ये न्यूज में बना रहता है। प्लास्टिक बैग प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। ठीक है, इसने पहले भी काम किया था, एक बार क्वेश्चन पूछा भी था, तो ये ध्यान रखना। प्लास्टिक कैरी बैग डे होता है एक, बताएंगे कब होता है प्लास्टिक कैरी बैग जो रिमूव करने का जो दिवस है, वो बताइएगा कमेंट करके। देखिए विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा बिहार में, पूर्वी चंपारण जिला में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, विराट रामायण मंदिर। लखनऊ के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। बानर वन का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, लखनऊ में। पर्पज क्या है, बंदरों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए। चलिए, जैसे सऊदी में देखते हैं ना, वहाँ पे कुत्तों के लिए अलग से एक सेपरेट जगह होती है, तो शहर में जो भी कुत्ते होते हैं वो इसी जगह पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मुखरा गांव, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। 100% बीमित गांव, इंश्योर्ड जो विलेज है ये मुखरा गांव है, ये तेलंगाना का विलेज है। ठीक, तो ये कुछ यहाँ पे चर्चित स्थल हो गए, याद रहेगा सब, याद रहने चाहिए क्योंकि बहुत लिमिटेड में यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैं उन्हीं को कवर ही कर रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कुछ फैक्ट हैं। गुइलेन बेरी सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है, यहाँ पे ये साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम। साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू ने इसी विकार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। इसके चलते ये सिंड्रोम चर्चा में था, न्यूज में था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा भी हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है, तो पेरू लगा देना। किस वजह से, ये वजह आपने देख ली है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे देश का दूसरा हर घर जल जिला कौन सा बना, दूसरा पूछा। पीसीएस आजकल देख रहे होगे पहले को अवॉइड कर रहा है, दूसरा ही पूछ रहा है ना, तो ये दूसरे पे भी ध्यान रखना है। पहला तो याद रहता है, पहला हम लोग पढ़े थे किसको, बुरहानपुर को पढ़े थे, ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ये पहला हर घर जल जिला था। दूसरा भी जो बना है लेटेस्ट में ये निवाड़ी जिला बना है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है नाथ कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न है। नाथ से संबंध यहाँ पे क्या है, नाथ यानी ये मंदिर जो है नाथ के नाम से, उन्हीं का ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सभी को लिंक किया जा रहा है एक कॉरिडोर से। बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक, इस तरह के कॉरिडोर पहले भी बन चुके हैं, जैसे वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर। ठीक है, अयोध्या के राम जन्म जो कॉरिडोर है इसी की तर्ज पर इसको ही बनाया जाएगा। जो मंदिर कनेक्टेड हैं ये हैं अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ। देखना सभी में नाथ है लास्ट में, तो इसलिए इसका नाम नाथ कॉरिडोर है। बनखंडीनाथ, इस तरीके के जो मंदिर हैं इन्हीं सभी को जोड़ा जाएगा। मंदिर के नाम तो बहुत कम चांस है यहाँ पे पूछने के, बट ये बरेली याद रखना। चलिए यहाँ पे ये शायद पीडीएफ कट गई है, ये यहाँ पे पुरस्कार लिखा हुआ है। ठीक है, पुरस्कार देखें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसको मिला है, अतुल कुमार राय साहब, ये हिंदी से हैं। ठीक है, चांदपुर की चंदा के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार है यहाँ पे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये युवा पुरस्कार था, ये बाल है। ठीक है, ये बाल साहित्य पुरस्कार है, ये दिया गया सूर्यनाथ सिंह को, ये हिंदी के लिए। ठीक है, मैं हिंदी को ही यहाँ पे ऐड किया हूँ, बाकी भाषाओं के लिए नहीं किया क्योंकि बाकी भाषाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार तो 2021 का था लेकिन इसकी घोषणा की गई अभी जून 2023 में।
ये तो पढ़े होगे, कई बार पढ़ चुके होगे अभी तक ना। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। कुछ और अपडेट हुआ हो तो बताइएगा, क्योंकि ये अगस्त की करंट अफेयर है, PDF है। आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं तो कवर कर ही दूंगा, बट मुझे टाइम लगेगा। एक बार ये पेन पेंटर प्राइज़ भी पूछा था। पेन पेंटर प्राइज़ ये मिला है माइकल रोशेन को। किस फील्ड में मिलता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लेखकों को मिलता है, ठीक है, लेखक, ये ब्रिटिश लेखक हैं माइकल रोशेन। क्लियर है, ये आपके कुछ पुरस्कार थे। आइए अब योजनाओं पे चलते हैं। योजनाओं से क्वेश्चन आता ही आता है, मैचिंग में बहुत पूछ रहा है आजकल। ईयर भी पूछ रहा है, ईयर यहाँ पे सामने लिख के 4 ऑप्शन बना के पूछता है कि कौन सी योजना किस ईयर में लॉन्च की गई थी। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, अडानी समूह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सप्लाई किया जाएगा यहाँ पे बिजली को, सप्लाई कहाँ पे की जा रही है, बांग्लादेश में, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है झारखंड के गोड्डा से। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। झारखंड का गोड्डा याद रखना है, बांग्लादेश को सप्लाई हो रही है और अडानी ने इसकी शुरुआत की है, ठीक। दूसरी स्कीम है यहाँ पे मेरी वन भूमि योजना। ये उड़िया भाषा का यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, मो जंगल जामी योजना। इस नाम से तो नहीं पूछा जाएगा, मेरी वन भूमि योजना के नाम से ही पूछा जाएगा। एक बार पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में। ये उड़ीसा सरकार की योजना है, ठीक है। आदिवासियों और वनवासी समुदायों के बीच ये जो FR होते हैं, फॉरेस्ट राइट होते हैं, इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एक योजना है यहाँ पे अबाधा, ये भी उड़ीसा सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ख़ासतौर से एक पर्टिकुलर शहर जो है पुरी शहर, इसी शहर की जो बुनियादी ढांचे की समस्या है, इसी को विकसित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। पुरी शहर याद रखना है, अबाधा उड़ीसा याद रखना है, मैचिंग में काम आएगा। PM प्रणाम योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो चांसेस तो बहुत कम है कि इसको पूछा जाए दोबारा, फिर भी ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि ये सीधा सीधा संबंधित है एग्रीकल्चर से, ठीक है। और कृषि की बातें, पर्यावरण की बातें, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इन पर सब्सिडी का जो बोझ है, इसको कम करने का मेन उद्देश्य है इस योजना का, ठीक है। और इसको रिप्लेस करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं इनको रिप्लेस करना है बायो फर्टिलाइजर से, ठीक है। वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य इस स्कीम का है। परिणाम का आप फुल फॉर्म जानिए तो पूरा यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर परिणाम का मतलब क्या है, प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या याद रखना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं इसको कन्वर्ट करना है या फिर रिप्लेस करना है बायो फर्टिलाइजर से, ठीक है। और इनका कम से कम उपयोग करना है, केमिकल का कम से कम उपयोग करके बायो फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे बढ़ावा देना है, ताकि सॉइल की जो क्वालिटी है वो बनी रहे, जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। और वैसे भी दुनिया भर में सेव सॉइल का प्रोग्राम चल ही रहा है ना, ये कैंपेन चल रही है, बड़े बड़े मंचों पर इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात चल रही है ना। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करके आते हैं। जैसे एक स्कीम लाइफ थी, है ना, और आप लोगों को ध्यान हो, फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस किया ही जा रहा है ना, इनका कम से कम यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा किस पे जाना है, सोलर पर शिफ्ट होना है। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उस पर शिफ्ट करना है हम लोगों को, विंड पर यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो ये सब किस लिए हो रहा है, ये सब वातावरण को सही करने के लिए तो किया जा रहा है, एयर को सही करने के लिए किया जा रहा है, पानी को सही करने के लिए किया जा रहा है। अब पानी और एयर सही हो जाएगी तो सॉइल अपने आप सही हो जाएगी। इन्वायरमेंट में अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं, हवा पानी मिट्टी, है ना, तो यहाँ पे इंसान का जो जीवन है ये तो अपने आप ही बढ़ जाता है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन हैं, कुछ अभियान है, देख लेते हैं इनको जल्दी जल्दी से। वैसे सब पुराने ही हैं। देखें, पहला है नोमैडिक एलिफेंट। ये एक्सरसाइज होती है भारत और मंगोलिया के बीच। ये कंट्रीज आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। मंगोलिया, उलान बटोर में आयोजित किया गया। उलान बटोर जो है वो मंगोलिया की कैपिटल है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो होता है, ये संयुक्त समुद्री बल जो है, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज जो हैं इनके द्वारा संचालित किया जाता है। सेचेल्स में इसका आयोजन किया गया, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ठीक है। हम लोगों को रिप्रेजेंट किसने किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया INS सुनैना ने इसी एक्सरसाइज में। देखें, एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, ये मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। मंगोलिया, ये कंट्री याद रखना होता है यार, तो कंट्री याद रखना। साल्वेक्स से भारत और श्रीलंका मत लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। साल्वेक्स होती है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी में और अमेरिकी नौसेना के बीच में, कोच्चि में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सम्मेलन है, कुछ समारोह हैं। पहला सम्मेलन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंपॉर्टेंट वन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। थीम क्या है इस बार की, वैश्विक डिजिटल नवाचार। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस सम्मेलन की जो थीम है वो वैश्विक डिजिटल नवाचार थी। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। ब्रिक दे देगा, G20 दे देगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस दे देगा, ऐसे करके कुछ बना देगा। तो दोनों तरफ से याद रखना होता है क्वेश्चन को। पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023, ये यूपी से जो भी रहे उसको मार्क कर लिया कीजिए।
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में एक मार्ट है, इस मार्ट में काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, काफ़ी सम्मेलन होते रहते हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ठीक, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ये ग्रेटर नोएडा में। कभी कभी सिर्फ इसी को पूछ ही लेते हैं कि ये है कहाँ पे, आपको मैचिंग में दिखा होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए होंगे तो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में करने का पर्पज़ क्या है, देखो एक्सपो लिखा है यहाँ पे, ट्रेड शो है और एक्सपो भी लिखा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा हम उसको दिखाएंगे लोगों को, है ना, देश दुनिया को दिखाएंगे। तो राज्य की जो निर्मित उत्पाद हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विस हैं, इन्हीं को शो करना है, ठीक है, प्रदर्शित करना है। देखिए तीसरा टॉपिक है यहाँ पे, टॉपिक नहीं, ये तीसरा यहाँ पे सम्मेलन है, वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस। रिन्यूएबल जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट जुड़ा हुआ है, वाटर जुड़ा हुआ है, सॉइल जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस का मलेशिया में काफ़ी हम लोगों ने चीज़ें देख ली है ना। ट्रांजिशन टुवार्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर, ट्रांजिशन टुवार्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर, इसका ये थीम है, इसकी थीम थी। चलिए देखें, केर पूजा महोत्सव। केर पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया। इस महोत्सव का जो सेलिब्रेशन होता है ये त्रिपुरा में होता है और हलाम जनजाति द्वारा किया जाता है। हलाम, अगर इतना ही पूछ ले तो क्या करोगे, हलाम जनजाति जो है ये किस राज्य की जनजाति है, तो त्रिपुरा लगाना है, ठीक। केर का मतलब क्या है, केर का मतलब वास्तु देवता है, ठीक है, वास्तु देवता। इसी तरीके से एक और महोत्सव है खर्ची पूजा महोत्सव। खर्ची पूजा महोत्सव ये भी त्रिपुरा में इसका सेलिब्रेशन होता है। चलिए, तो ये सम्मेलन हुए, अभी शायद एक PDF में एक पेज पे और है सम्मेलन। देखें, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन, इसके बारे में तो पहले भी पढ़े होंगे। 2023 को किसके रूप में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2023 को, ठीक है। और ये जो सम्मेलन हुआ है भारत और अफ्रीका की मेजबानी में हुआ है, नैरोबी में आयोजन किया गया, ठीक है। नैरोबी कैपिटल किसकी है, केनिया की है ना। चलिए, नैरोबी में एक एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका नाम बताएंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP का हेडक्वार्टर है ना शायद। तो ये जो मैं शायद बोल रहा हूँ इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अगेन इंपॉर्टेंट, हरित हाइड्रोजन, एनवायरमेंट की बात हो रही है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पर्पज क्या है, पर्पज इसी से समझ में आ रहा है, हरित हाइड्रोजन यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हटाना है, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ही ऐसी चीज़ है जिससे हवा में कार्बन बहुत आता है ना। तो इसी को डीकार्बोनाइज करना है, डीकार्बोनाइजेशन के लिए, वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। वैश्विक लक्ष्य हम लोग पढ़ ही रहे हैं, SDG पढ़ रहे हैं, है ना, SDG 17 पढ़ रहे हैं, सब गोल्स भी उनके पढ़ रहे हैं 169। तो SDG आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे गोल्स ऐसे हैं जो सीधा पर्यावरण से संबंधित है, तो उन्हीं को अचीव करना है। चलिए, नई दिल्ली में एक और सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2023, ये CSIR के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट है हेमिस सम्मेलन, इसको एक बार पूछा गया है, हेमिस सम्मेलन, ये लद्दाख में, हेमिस के नाम से एक नेशनल पार्क भी है ना, नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ा सा बताइए कमेंट करके क्या है ये। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय, इधर देखिए लेफ्ट में 5वां नंबर, बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय कमीशन जो है, हाई कोर्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसको तोड़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, हाई कोर्ट, ठीक है। गोथेनबर्ग स्वीडन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। भारत को रिप्रेजेंट किया है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ने, NHPC ने। आइए इधर पे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, USA जो है यूनेस्को का पुनः सदस्य बन गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब USA यूनेस्को से बाहर हुआ था, ठीक है, फिर से इन्होंने रीज्वाइन किया है यूनेस्को को। हाल ही में एस्टोनिया देश द्वारा समान लिंग विवाह का विधेयक जो है, बिल जो है, ये पारित हुआ है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें कुछ किन्नर से संबंधित, तेलंगाना किन्नर अधिनियम 1919 जो हुआ करता था, इसको तेलंगाना हाईकोर्ट ने इनवैलिड बता दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर दिया। घोषित करने का कारण क्या है, असंवैधानिक घोषित करने का कारण क्या होगा, वायलेट कर रहा होगा कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, किन्नर्स के, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी जो है, गरिमा का अधिकार जो है, ये सारी चीज़ें वायलेट हो रही थी, ठीक है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, ये सब तो आप जान रहे हो ना बढ़िया से। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 में EBL है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेज हैं, बर्ड्स हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस बहुत खतरनाक रोग है भाई, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो B टाइप का होता है, C टाइप का होता है। B टाइप तो ठीक है, जेल ले जाता है इंसान, C टाइप में मौत ही होती है सीधी, है ना, ये बहुत खतरनाक होता है और ये वायरल डिसीज है, ठीक है, वायरल डिसीज। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है, 28 जुलाई। थीम है इसकी 1 लाइफ 1 लीवर,
ये थीम में 1 लीवर क्यों लिखा है? क्योंकि हेपेटाइटिस जो रोग है, डिसीज है, ये सीधा सीधा लीवर को अफेक्ट करता है, सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा। और ये खासतौर से देखा जाता है किसको? जो एल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, जो ड्रिंक करते हैं, उनमें ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है। अगर पूछा जाए कि 1 लाइफ 1 लीवर किसकी थीम है, तो लगा देना वर्ल्ड, यहाँ पे टोबैको डे की मत लगा देना, ठीक है। चलिए, भूजल सप्ताह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखना है, ये रेंज याद रखनी है आपको डेज़ की। 16 से 22 जुलाई भूजल सप्ताह मनाया गया उत्तर प्रदेश में। विश्व युवा कौशल दिवस, इम्पॉर्टेंट, विश्व युवा कौशल दिवस ये होता है, यूथ स्किल डे होता है 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई। पॉपुलेशन डे जानते हैं 11 जुलाई को। याद क्या रखना है? याद ही रखना है, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। थीम पूछेगा, ऑप्शन में आपको 4 दिवस लिखे रहेंगे, है ना, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है और जेंडर इक्वलिटी की हर मंच पे बात हो रही है, ठीक है। तो आपको G20 भी लगेगा, G7 भी लगेगा, ब्रिक्स भी लगने लगेगा, तो आंसर में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन डे का ये थीम है। देखें, वन महोत्सव कब मनाया गया? 1 से 7 जुलाई। एक वन महोत्सव आपने रेंज पड़ा 1 से 7 जुलाई, और भूजल सप्ताह मनाया गया 16 से 22 जुलाई। प्रतिवर्ष जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है, इसी में ऑर्गेनाइज किया जाता है वन महोत्सव। चलिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 1 जुलाई को। कुछ कोडिंग वोडिंग बना लिया करो, ठीक है, ऐसे याद नहीं रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सतत विकास के लिए सहकारिता। थीम तो नहीं पूछेगा, क्योंकि थीम में सहकारिता शब्द लिखा हुआ है, तो लिंक कर ले जाओगे, तो कम से कम ये डे याद रखना, ठीक है। सांख्यिकी दिवस हम लोग जानते हैं, पहले की टेस्ट सीरीज में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके बारे में पूरा बैकग्राउंड में पढ़ाया है ना, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 19 जून। विश्व शरणार्थी दिवस, बड़ी समस्या है इनकी भी आजकल, 20 जून। अब अब ये देखो, यूपीपीसीएस कोशिश ये करेगा कि वो एक अकेला प्रश्न नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 4 ऑप्शन में ही, तो सीधा सीधा 4 चीज़ें आपसे पूछ लेगा वो एक ही क्वेश्चन में, यानी ये मैचिंग मैचिंग में पूछेगा। तो जब मैचिंग में रहता है तो और इजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि एक ना एक कुछ तो आएगा, मतलब 4 ऑप्शन में एक तो आएगा हमें। यहाँ पे देखिए, थीम होप अवे फ्रॉम होम, होप अवे फ्रॉम होम, इसको भी लगा ले जाओगे। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इसको मनाया जाता है 17 जून को। उनकी ज़मीन उनका अधिकार, उनका ज़मीन उनका अधिकार थीम है। चलिए, जो आपसे होमवर्क पूछा गया था वो यहाँ पे देखिए गया, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये मनाया जाता है 3 जुलाई को, ठीक है। प्लास्टिक बैग पर बैन किसने लगाया है पूरी तरीके से? न्यूजीलैंड ने, ठीक है, न्यूजीलैंड में। देखें, डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, पूछा है एक बार, इसको हल्के में मत लेना, ये चिकित्सक डे नहीं पूछेगा, डॉक्टर्स डे एक बार पूछा है। देखें, यहाँ पे है बुक्स, एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखें, TN सेशन साहब ने क्या लिखी है, एक किताब लिखी है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एन ऑटोबायोग्राफी, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, किसके द्वारा लिखी गई है? TN सेशन। दूसरी बुक है कृष्णा द सेवेंथ सेंस, द सेवेंथ सेंस देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। प्रेसिडेंट साहिबा के ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में, क्या है? फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल। हिंटरलैंड समझते हैं ना, हिंटरलैंड मतलब दूर दराज का क्षेत्र जो होता है, ट्राइबल एरिया जो होता है, ये लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी रे के द्वारा। ये देखिए, एज द व्हील टर्न्स, एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। कितना है यहाँ पे? 4 को ही मैंने कवर किया है इस मंथ का, तो 4 ही याद रख लें। आइए अब आते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, जो बेसिक है वो पढ़ते ही रहते हैं, बस इसको देखना होता है कि क्या क्या डेटा चेंज हुआ है। देखें, जारी किसके द्वारा किया जाता है? OPHI एक संस्था है, और UNDP द्वारा, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इसको जारी किया जाता है। OPHI मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन, ये जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, और UNDP समझ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा इसको बनाया जाता है। और काफ़ी यहाँ पे इंडिकेटर्स को ये ऐड करके इस इंडेक्स को बनाते हैं, जिसमें से 3 मेजर आयाम हैं और उनके 10 इंडिकेटर्स हैं। 3 आयाम हम लोग पढ़ते रहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में जो यहाँ पे पैरामीटर हैं, संकेतक है, इंडिकेटर हैं, वो है पोषण और बाल मृत्यु दर। शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति कितनी है, ये 2 फैक्टर को काउंट करके शिक्षा वाला ये आयाम तैयार किया जाता है। जीवन स्तर में सारी चीज़ें लगभग देख ली जाती हैं जो बेसिक हैं, ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हैं, ईंधन हुआ, स्वच्छता हुआ, शुद्ध पेयजल हुआ, ड्रिंकिंग वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, घर हुआ, संपत्ति हुआ। और आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये किसको यहाँ पे अचीव करने की बात हो रही है? SDGs को, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे स्वास्थ्य वाला अगर हम आयाम लेते हैं, तो यहाँ पे पोषण की बात की जा रही है, तो पोषण की बात SDG 2 में लिखा हुआ है, बाल मृत्यु दर की बात SDG 3 में लिखा हुआ है, स्कूली शिक्षा की बात हो, उपस्थिति की बात हो, तो यहाँ पे SDG 4 में है, ठीक है।
तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दे रहा हूँ एसडीजी की, तो उसको पॉज कर लेना वीडियो को और फिर से रिकॉल कर लेना। मैं 2 साल से बोलता आ रहा हूँ कि एसडीजी को बिल्कुल 1 से 17 तक जो है, कितने हैं टोटल 17 गोल्स हैं ना एसडीजी, और सब गोल्स हैं 169, तो ये 17 आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। देखो ये सब काम आ रहा है। और सेपरेट भी आजकल पूछ रहा है। ईंधन की बात करें तो एसडीजी 7 में है, स्वच्छता की बात करें एसडीजी 6 है, इसी तरीके से सब लिखा हुआ है। अगर आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए कि भाई आप गरीबी को कैसे कम करेंगे, तो यही सब बोल देना है कि हम स्वास्थ्य का स्तर सुधारेंगे किसी रीजन में, ठीक है, हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, हम जीवन स्तर को इम्प्रूव करेंगे उस रीजन का, ठीक है। तो ये 2 इंडिकेटर्स की बात हो गई थी। थीम इस बार की क्या है? अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी, डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन, ये इस बार की थीम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ तक तो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की एमपीआई से तो अभी तक नहीं बन रहा, पूछेगा क्वेश्चन तो एसडीजी से पूछ लेगा। यहाँ पे ये डेटा जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एमपीआई चूंकि बड़ा टॉपिक है और पॉसिबिलिटी ये रहती है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे, तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखना है कि डेटा क्या बोल रहा है इस रिपोर्ट का इस बार का। पूरी दुनिया की अगर बात करें, जितने जितने कंट्रियों को ये काउंट करता है इस रिपोर्ट के लिए, ये कितना है 6.1 बिलियन का मतलब क्या है? 6.1 अरब हुआ ना ये, तो इतने लोगों को ये काउंट कर रहा है, ये इतने लोगों के से संबंधित आंकड़ों को ले रहा है। इनमें से इन्होंने बताया है कि 6, इसको 6 पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी 6 अरब में से 1 अरब लोग ऐसे हैं जो गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, भारत ने ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इसमें कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता की है। और अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो इसको उल्टा करके वो पूछेगा। 15 वर्षों में, यहाँ पे देखो 415 मिलियन लिखा है ना, 415 मिलियन का मतलब है 41.5 करोड़, ठीक है, करोड़, यानी लगभग 42 करोड़ लोगों को यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने में सफल हुआ है भारत। तो ये स्टेटमेंट के लिए ध्यान रखना। एमपीआई स्कोर क्या है इस बार का भारत का? 0.069, ये एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक। तो ये कुछ बातें थी एमपीआई से। देखें, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम, ये हम लोगों ने पीसीएस प्री दिया था 2023, उससे पहले भी अच्छे से कवर करवाया था आप लोगों को। सिकल का मतलब क्या है? सिकल का मतलब तो हसिया होता है, हसिया। और हसिया का शेप कैसे होता है? ऐसे होता है हसिया का शेप। और आरबीसी आपने देखा होगा, डब्ल्यूबीसी देखा होगा, फिगर अगर तो देखा ही होगा ना कभी, तो शेप कैसा रहता है आरबीसी का? ऐसे रहता है, गोल रहता है, ठीक, गोल। तो ये जो गोल आकार है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ये शिफ्ट कर जाता है इस वाले शेप में, हसिया के शेप में। इसी को बोलते हैं सिकल सेल। यानी ये जो सेल है, आरबीसी सेल है, इसका शेप कैसे हो जा रहा है? ये सिकल के फॉर्म में, हसिया के फॉर्म में। और एक आनुवांशिक रोग है इसमें, ये वजह क्या है इसकी? इस सिकल शेप में शिफ्ट कर जा रही है ये सेल आरबीसी, इसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन की कमी। आरबीसी जो है ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती है, इसी को सिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका। हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी इससे हो जाती है। ज़्यादातर कहाँ पे देखा जाता है? ये आदिवासी समूह में ज़्यादातर ये डिसीज पाई जाती है, ठीक है। आदिवासी की पॉपुलेशन कितनी है? 2011 का सेंसस देखेंगे अगर आप, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में 8.6% जो है इनकी पॉपुलेशन है। क्लियर है इतना? चलिए अब देखें मिशन, देखें इसके लिए कर क्या रही है गवर्नमेंट। मिशन तो 2016 में ही लॉन्च किया गया था, है ना, हीमोग्लोबिनोपैथी के नाम से। हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे थैलीसीमिया, ये भी आनुवंशिक रोग है थैलीसीमिया, और सिकल सेल एनीमिया का इलाज इस पैथी से होता है, ठीक। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस, क्योंकि न्यूज में बना रहता है तो ध्यान रखना। न्यूज में जो डेज बने रहते हैं उनको ज़्यादा टारगेट करना है। 19 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर है। और 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया गया 2023 में ही। तो अगर ईयर पूछे तो बता देना, ये तो लेटेस्ट है। और इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के शहडोल से, ठीक है, शहडोल से। टारगेट आपको ध्यान रखना है, सिकल सेल जो डिसीज है इसके उन्मूलन का टारगेट है 2047, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDR। ये पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में क्या है, 2015 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2030 एजेंडा लॉन्च किया गया था। ये सब जानना है, 17 SDG है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है और सब गोल्स 169 है, ठीक है। टारगेट 2030 तक है, 2030 तक अचीव हो रहे नहीं हो रहे, यही इस रिपोर्ट में बताया गया है। देखें इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? UNSDSN द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है। देखिए ये डेटा जो है आपके लिए बहुत, स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक SDG का ये जो 17 गोल है, कोई भी लक्ष्य हासिल शामिल नहीं है, हासिल है, कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहुत क्रूशियल डेटा सामने निकल के आ रहा है। तो इसके बाद की फिर क्या स्थिति होगी? इसको फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, 2030 के बाद फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिसने काफ़ी हद तक काम कर लिया होगा बट अचीव नहीं हुआ होगा, अग्रसर जरूर होंगे। तो वही फैक्ट हम लोग को देखना है कि किसने अभी तक का सबसे अच्छा काम किया है। SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले या फिर प्राप्ति की दिशा में अग्रसर देश जो है, ये सबसे पहले है डेनमार्क।
दूसरा स्थिति है चेक गणराज्य। हो सकता है अगर पहला ऑप्शन ना मिले आपको ऑप्शंस में तो पीसीएस दूसरा ऑप्शन देगा और चेक गणराज्य जो है ये लगेगा नहीं। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले या फिर प्राप्ति की दिशा में अग्रसर देश प्रथम या फिर इन सभी निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा प्रथम है? तो डेनमार्क आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, चेक गणराज्य आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन और मिलेंगे, तो चेक गणराज्य आपको लगाना है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे और देख ले रहे हैं। ये जो आपने अभी ऊपर फैक्ट पढ़ा ये तो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है वो था, ठीक है, वो डेटा था। ये यहाँ पे ओवरऑल रैंक दी गई है एसडीजी सूचकांक की। पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरा स्थान है स्वीडन का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पीछे की स्थिति जो है ये दक्षिणी सूडान की, ठीक है, साउथ सूडान की। ये डेटा आपको याद रखना है। अब देखिए आपके लिए स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी। एसडीआर में क्या है, 2023 में भारत में एसडीजी 10 और एसडीजी 15 की प्राप्ति की दिशा में गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि भारत ने कौन से लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है या फिर कौन सा लक्ष्य प्राप्त होने की दिशा में है, ठीक है, किस में गिरावट आई है, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो एसडीजी 10 हुआ और एसडीजी 15 हुआ, इनमें गिरावट आई है इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार। एसडीजी 10 याद रखें और एसडीजी 15 याद रखें, इनमें गिरावट हुई है, ठीक है, इनमें गिरावट हुई है। और एसडीजी 1 में, एसडीजी 1 जो है ये क्या है, जीरो पॉवर्टी है ना, गरीबी हटाना है, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो 2 फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए भारत के परिप्रेक्ष्य से। और एसडीजी 12 ये आपको जो दिख रहा है एसडीजी 12 और एसडीजी 13 ये भारत द्वारा लगभग प्राप्त कर लिए गए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, लगभग प्राप्त कर लिए गए हैं। और भारत की रैंक है 112। रैंक की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, याद रखना है, बट पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा जो है हम लोगों के पास ये है। क्वेश्चन तो वैसे यही पूछना चाहिए, ठीक है, कि किस में इंप्रूवमेंट हुआ है किस में नहीं हुआ है। पीसीएस स्तर का प्रश्न तो यही होना चाहिए, अब बाकी पीसीएस की मर्जी। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना। देखें एसडीजी 10 क्या है, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लो, ये पढ़ तो लिया है हम लोगों ने। एसडीजी 10 में ठीक है डिक्रीमेंट हुआ है, एसडीजी 15 में गिरावट आई है, तो देख तो ले है क्या एसडीजी 10 क्या है, ये असमानता में कमी है, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी से। 15 में क्या पढ़ते हैं, लाइफ ऑन लैंड पढ़ते हैं, स्थलीय जीवों की सुरक्षा वगैरह, ठीक है, जमीन पर जो जीवन है, पानी पर जीवन का अलग एसडीजी है ना, इनमें गिरावट आई है 10 और 15 में, 12 13 में ये लगभग प्राप्त कर लिया गया है, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रही है। तो एसडीजी 12 देखें, एसडीजी 13 देखें। एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है, क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है, ये एसडीजी नंबर 13 है, ठीक है। चलिए एसडीजी 1 जान रहे हैं, जीरो पॉवर्टी। 17 जो हैं वो याद तो रखना ही है, याद रख लिया करो उनको। देखो अब कितना कितना वो इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें उसी से मिलती जुलती हैं, जितने भी बड़े मंच की बात आप पढ़ रहे हैं ना, तो एसडीजी की ही बात हो रही है हर जगह, तो याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। देखें यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2023, इसको देखते हैं। ट्रांजिशन से समझ में आ रहा है कि एनर्जी अभी तक जो ज़्यादातर मेजरली तो खैर ठीक है फॉसिल फ्यूल से अभी भी है, तो फॉसिल फ्यूल से यहाँ पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट किस में करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्स हैं इस पर शिफ्ट करना है। चूँकि फॉसिल फ्यूल लिमिटेड मात्रा में है और इन पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी सबसे ज़्यादा है एनर्जी प्रोडक्शन में, लेकिन इन पर जो इन्वेस्टमेंट है वो अब शिफ्ट करना चाहिए पूरी दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर, ठीक है, ये इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रांजिशन के लिए, ऊर्जा ट्रांजिशन में कौन सबसे बेटर काम कर रहा है, कौन बेकार काम कर रहा है, यही सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं क्या क्या होते हैं, ये तमाम होते हैं। सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, इसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ठीक है, हाइड्रो पावर है, ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। देखें यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है ये 67वीं है, ठीक है, 67वीं। 120 कंट्रियों के संबंध में ये डेटा लिया गया था, उसमें से रैंक है भारत की 67। स्वीडन का स्थान पहला है और यमन का स्थान लास्ट है। यहाँ पे भारत की स्थिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया की याद रखें। देखें कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, पढ़ते तो आ रहे हैं बहुत पहले से। 2070 तक ये जो टारगेट है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का है, नेट जीरो एमिशन का है 2070, ठीक है, ये 2070 एग्जैक्ट याद रखना है आपको। 2030 तक क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन जो है इन पर आधारित ऊर्जा जो है वो 50% तक करना है हर हालत में। ये फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट कहाँ पे करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल पर, ठीक है। और 2030 तक जो डेटा है अभी फिलहाल 2030 तक तो 50% तक अगर शिफ्टिंग हो जाती है तो बेटर है, ठीक है, ये 2030 तक का डेटा है। डेटा क्या गोल बोलना चाहिए, ये 2030 तक का गोल है, हो जाएगा। चलिए देखें यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है,
इस सूचकांक को बनाता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है इस इंडेक्स को। खाद्य सुरक्षा के बारे में देखें कौन किसकी स्थिति बढ़िया है। बड़े राज्यों की अलग कैटेगरी है, छोटे राज्यों की अलग है, यूटीज़ की अलग है। 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। बड़े राज्यों में केरल का पहला स्थान है, ठीक है, केरल का पहला स्थान है। बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश भी आ जाता है तो इसका स्थान है 5वां। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड है अंतिम स्थान पे बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में स्थिति गोवा की अच्छी है, सबसे पहला स्थान है। मिजोरम का अंतिम है। यूटीज़ में बात करें तो जम्मू कश्मीर का पहला स्थान है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का यूटीज़ में। लक्षद्वीप का सबसे अंतिम है। ये डेटा है आपके पास राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स का, ठीक है। चलिए अब देखिए जो आपने क्यूएस रैंकिंग पढ़ी यूनिवर्सिटी की, है ना, इंडिया टाइम्स की, सॉरी टाइम्स हायर एजुकेशन की भी आपने रैंकिंग पढ़ी थी। ये इंडिया रैंकिंग्स है, ठीक है। ये NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको कौन जारी कर रहा है? ये भारत के द्वारा ही बनाया जाता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इस मिनिस्ट्री को पहले क्या बोला जाता था? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये नहीं रहा, अब शिक्षा मंत्रालय इसका नया नाम हो गया। इस रैंकिंग की शुरुआत की गई थी 2015 से। और ये रैंकिंग दे किसकी रहा है? अब चूंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थाओं की सूची यहाँ पर रहती है। देखें समग्र श्रेणी में मैंने आपको वहाँ पर भी रिकॉल कराया था कि IIT मद्रास जो है NIRF है, यानी जो भारत की है रैंकिंग, उसमें IIT मद्रास का स्थान पहला है। और IISc बेंगलोर जो है, ये बेंगलोर में है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये दूसरी स्थिति में। चूँकि कई कैटेगरी में बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज एक अलग फील्ड के लिए जाना जाता है। जैसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, जैसे IIT रुड़की हुआ, तो IIT रुड़की ये आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है ना, आर्किटेक्चर, वास्तुकला और प्लानिंग के लिए। वास्तुकला और प्लानिंग की कैटेगरी में IIT रुड़की को पहला स्थान मिला है। रिसर्च की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था कि IISc किस लिए जाना जाता है? रिसर्च R&D के लिए जाना जाता है, ठीक है। MTech और PhD और MS वगैरह यहाँ से होता है। MS यानी ये मेडिकल फील्ड नहीं, ठीक है, मास्टर ऑफ सर्जरी नहीं, मास्टर ऑफ साइंस। इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में IIT कानपुर का स्थान पहला है। इंजीनियरिंग में बात करें तो IIT मद्रास का है। ओवरऑल भी IIT मद्रास है और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में भी IIT मद्रास है। मैनेजमेंट में जान ही रहे हैं IIM अहमदाबाद, ठीक है। आर्किटेक्चर में देख लिया, ये IIT रुड़की। ये इतने से फैक्ट हैं यहाँ पे, आसान है। चलिए देखें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कुछ फैक्ट हैं। 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस जो है, इस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति। 17वां था, ये नंबर भी याद रखना होता है यार, स्टेटमेंट में ये नंबर पूछता है। दूसरा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंदौर में, ठीक है। माउंट अलावा भी हाल ही में न्यूज में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी राष्ट्रपति साहिबा जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, यात्रा हुई थी यहाँ पे, सर्बिया की यात्रा की थी इन्होंने, तो यहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन हुआ था माउंट अवाला में। तो इसके बारे में हो सकता है मैचिंग में दिख जाए क्वेश्चन। माउंट अवाला कहाँ पे स्थित है तो ये बता देना, सर्बिया का माउंटेन है। नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, नागरिक सम्मान किसे मिला? ये सारी बातें जो है, ये जो फैक्ट हैं, ये मैंने यात्राओं से लिए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये नागरिक सम्मान दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत ये है, इसका नाम है MV एम्प्रेस। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। MV एम्प्रेस पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। चलिए महिर के बारे में पढ़ते हैं। ये मिशन किस चीज़ का है? एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के लिए है। एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, नवीनतम एवं उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान, ठीक है। वो इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है। 2023 में अभी लॉन्च किया है, रिसेंट मिशन है ये। ऑपरेट कौन कर रहा है? ये विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक है, बस फुल फॉर्म याद रखें इसका तो कर लेंगे क्वेश्चन। देखें चंद्रयान 3 मिशन, ये चूँकि जुलाई का डेटा है, ठीक है, तो जुलाई में तो लैंड किया नहीं था, तो जब मैं नेक्स्ट PDF तैयार कराऊंगा तो उसमें आपको सारे और डेटा मिल जाएंगे। अभी बेसिक देख लेते हैं। ये डेट याद रखना है, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण हुआ था और लैंड कब हुआ था? ये अगस्त में लैंड हुआ था, ठीक है। वो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, मैं नेक्स्ट PDF में उसको कवर करूँगा। शायद क्या डेट है, 21 या 22 अगस्त है ना। आप वो हो जाएगा, आप अभी सर्च कर लेना गूगल पे तो दिख जाएगा। मैं PDF में तो कवर करा ही दूंगा। जो ले गया था इसको, कौन ले गया था? लेने का मतलब है कि रॉकेट कौन सा था? रॉकेट है LV-M3-M4, इसको भी ऐसे ही याद रखना है, LV-M3-M4, ठीक है। इसके द्वारा ले जाया गया था। ये क्या है? ये रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट यान। ले किसको गया था? चंद्रयान को ले गया था, चंद्रयान 3 को ले गया था। चंद्रयान 3 को मतलब किसको ले गया था? इसको ले गया था, लैंडर को और रोवर को, ठीक है। इस मिशन के बारे में खास बात क्या है? खास बात यह है कि हम लोग चौथे देश बन गए हैं, ठीक है, चौथे देश बन गए हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा पर। और पहले देश ऐसे बन गए हैं जिसने साउथ पोल पर लैंड किया है अपने मिशन को, ठीक है। तो साउथ पोल के बारे में डेटा हमारे पास प्रथम है
और ओवरऑल की बात करें, अगर सिर्फ चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की सतह की बात करें, तो ये हम चौथे देश हैं। ठीक, गया कौन कौन था? लैंडर गया था, रोवर गया था। लैंडर मतलब लैंडर के अंदर ही रोवर था, ठीक है, जो लैंड किया, जो जो यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, इसको मशीन बोल लेते हैं, ठीक है, ये मशीन है। लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर, ठीक है। विक्रम जब लैंड कर गया, मतलब सतह पर जब ये उतर गया, तो वहाँ पे इसके फिर पैनल वगैरह खुले होंगे, चारों तरफ से दीवारें खुल जाती है ना, देखोगे वीडियो पे। फिर दीवारें खुलने के बाद यानी जो दरवाजे होते हैं चारों, है ना, लैंडर के, उसमें से क्या निकलता है? रोवर निकलता है। रोवर यानी जिसमें पहिए लगे होते हैं, जो वहाँ पे घूमता है, जो अन्वेषण करता है, वो रोवर होता है, ठीक है। चलिए, तो इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। विश्व का पहला देश है जो साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और विश्व का चौथा देश ओवरऑल चंद्रमा की सतह पर। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ वलाना टाइप का है। आईटी मद्रास का विदेशी परिसर, बहुत इंपॉर्टेंट। आईटी मद्रास का विदेशी परिसर किस देश में खोला जाएगा? तंजानिया में जांजीबार जगह है। जांजीबार एक आइलैंड का नाम है, किस लिए फेमस है बताएंगे? लॉन्ग के लिए फेमस है, ठीक है, लॉन्ग के लिए, क्लोब के लिए। इसे क्लोब आइलैंड भी बोलते हैं, क्लोब आइलैंड। उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में तंजानिया में विदेशी परिसर किस आईआईटी का खुल रहा है, तो आईआईटी मद्रास याद रखें। दूसरा है आईआईटी दिल्ली का विदेशी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो कभी आईआईटी मद्रास देखा आपने, आईआईटी दिल्ली भी देख लो, ये है यूएई में, ये अबू धाबी में खोला जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली हो गया और आईआईटी मद्रास हो गया। चलिए, अब यहाँ से मैंने कुछ वन लाइनर पिकअप किए हैं। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 2024 की बात करना है। फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात होस्ट करेगा, ठीक। 6.5 लाख गाँव का मानचित्रण करने के उद्देश्य से किस परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा गाँव मेरी धरोहर, ठीक है, मेरा गाँव मेरी धरोहर। गुजरात में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन, गुजरात का है, ठीक है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी पूछ ही लेगा अगर कि हाल ही में अभी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? हीरासर में, राजकोट में। ऑप्शन में चारों गुजरात के ही रहेंगे, ठीक है, हीरासर याद रखना। समाचारों में रहा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ नहीं है, ठीक है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ तो एक शहर का नाम है, असम में है। ये डिब्रूगढ़ के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिब्रूगढ़, ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार ये भायखला रेलवे स्टेशन को दिया गया, महाराष्ट्र का ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 2070 तक, ठीक है, 2070 तक हम लोगों को पता है टारगेट है, नेट शून्य लक्ष्य है, ठीक है, एमिशन का, कार्बन एमिशन का हासिल करने हेतु एक स्टेट ने विजन दस्तावेज जारी किया। इस स्टेट का नाम है झारखंड। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंपनी का नया लोगो एक्स हो गया? ये ट्विटर का है, ये जान रहे होंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? शाहरुख खान थे, आसान है, जान रहे होंगे। समाचारों में रहा म्यादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। इन्हीं सब क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हो सकता है करंट से ना पूछे, ज्योग्राफी में मैचिंग में पूछ ले, 4 ऑप्शन है ना। तो ये महादेही वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। क्योंकि जो न्यूज़ बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, वो सब्जेक्ट से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है ना, जरूरी नहीं है करंट से ही पूछे, करंट को बना के ही पूछे। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया, अधिसूचित किया गया, इसलिए ये न्यूज में था। लिंग परिवर्तन या फिर समलैंगिक विवाह पर रोक, एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि किसने अलाउ किया है ना, किस कंट्री के द्वारा विधेयक पारित हुआ है, तो एक साइड हम लोग पढ़ते हैं जिसने लागू किया है, एक साइड हम लोग पढ़ते हैं जिसने रोक लगाई है। तो अलग अलग डेटा हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग सबका दर्शन है ना, हर कंट्री का दर्शन अलग अलग है, तो उसी हिसाब से काम करते हैं। रूस में ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है, समलैंगिक विवाह पर रोक रूस द्वारा लगाई गई है। मृत शरीर का सम्मान विधेयक, ये बड़ा अच्छा है। मृत शरीर पर सम्मान विधेयक किस राज्य के द्वारा पारित किया गया? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। थोड़ा बहुत यार बैकग्राउंड में ये गाड़ी की आवाज़ आ जाती है, तो अवॉइड कीजिएगा। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, डिटेल में देखे थे अभी पीडीएफ में, नई दिल्ली में, ठीक है। ये क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका नवा सदस्य जो है कौन बना? ईरान बना। अध्यक्षता किसने की थी? एससीओ की, वर्चुअली हुई थी, भारत के द्वारा, भारत होस्ट था। देखें नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 21वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर में अभी एक सबमरीन है, विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मौत हो गई। पनडुब्बी का नाम टाइटन, ठीक है, टाइटन। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ पे किया गया? कुशीनगर में बनाया जाएगा ये महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुपर इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के लिए। पशुधन एवं पशुधन उद्योग के कल्याण हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इस पोर्टल का नाम है नंदी। भारत का पहला ई शासित राज्य कौन सा है? केरल।
ये 38 पेज का हम लोगों के पास कंटेंट था अगस्त के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे PDF ख़त्म होती है। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा कंटेंट, इसको रिवाइज कीजिएगा बार बार। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। और उसमें आपको मिल जाएगा सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर्स, इसी तरीके की PDF होगी। क्योंकि वो 2 महीने की है तो वीडियो और बड़ा रहेगा इससे, बट इन शॉर्ट है, ठीक है, इन शॉर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, फालतू की चीज़ें नहीं है। तो कोशिश मैंने की है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसको इसमें ऐड करूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ से भी आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है वहाँ से भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी आपकी वेस्ट हुई है वो वेस्ट ना हो। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सितंबर और अक्टूबर की करंट अफेयर्स के साथ। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए यार देखो, अब क्या ही बताएं, पर्याप्त समय नहीं है मेरे पास, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोचा करंट अफेयर्स ही आप लोगों को कम से कम करा दें। बट जितने भी टेस्ट कराए हैं, ठीक है, जितने भी टेस्ट कराए हैं वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।